हेलो एवरीवन। नॉन करंट लाइबिलिटीज का नाम सुनते ही लगता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें तो मार्क्स पूरे हैं। लेकिन एग्जाम में यहीं से मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है बच्चों। एक साल से ज्यादा का ऑपरेटिंग, क्या एक साल से ज्यादा देखें कि ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा देखें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सबको नॉन करंट तभी माना जाएगा अगर ऑपरेटिंग साइकिल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज का ये वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि 1 ईयर रूल कब अप्लाई करना है, ऑपरेटिंग साइकिल रूल कब अप्लाई करना है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको सब कुछ 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला बच्चों, 109th लेक्चर है, नॉन करंट लाइबिलिटीज पे रहेगा। बहुत इजी और आपको मजा आएगा। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट फंडामेंटल चीज जो हर एक कंपनी हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो उसमें अप्लाई होगा, क्या कि एसेट्स लाइबिलिटीज के इक्वल रहता है। क्लियर है ना? और हम कंपनी के केस में लाइबिलिटीज को एज अ इक्विटी प्लस एंड लाइबिलिटीज के रूप में शो करते हैं। है इक्विटी भी लाइबिलिटी, बट ये इंटरनल लाइबिलिटी होता है बच्चों कंपनी के ऊपर। ठीक है, इसमें मालिकों का पैसा है। एंड ये जो लाइबिलिटी सेक्शन है ये कंपनी पे मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, वो पैसा कि जो कि कंपनी को अब वापस करना पड़ता है। क्लियर है? ये लाइबिलिटीज फर्दर 2 टाइप्स की होती है, आपको पता ही होगा बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ तो नॉन करंट लाइबिलिटी की बच्चों बड़ी फनी डेफिनेशन है। वो लाइबिलिटी जो करंट नहीं है, मींस ए कौन है? ए वो है जो बी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट लाइबिलिटी एक्चुअली क्या है। नो डाउट ये टॉपिक नॉन करंट पे रहेगा, बट नॉन करंट समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में करंट लाइबिलिटी होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कोई आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है जो कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन्ड है कि कंडीशंस बता रखी हैं कि कंपनी को, अगर कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, अगर उसको आपको करंट में कैटेगराइज करना है, करंट में कैटेगराइज करना है, तो मेनली 4 कंडीशंस बताई हैं। अगर उन 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है, ये नहीं है कि चारों की चारों पूरी होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन अगर पूरी हो जाएगी तो आपकी लाइबिलिटी करंट है। ये टॉपिक नॉन करंट पे है, बट आपको ये पता हो कि करंट किसको बोलेंगे, तभी आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ अब ये करंट में फॉल नहीं कर रही, तो ये नॉन करंट है। ठीक है, कोई भी कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाएगी तो आपकी लाइबिलिटी करंट हो जाएगी, तो इट मींस वो नॉन करंट नहीं रहेगी। है ना बच्चों? इसमें फंडा क्या यूज होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना, कि हमने क्या देखना है कि इज द लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये देखना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन कि करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी, कि जो कि कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पहले पहले कवर अप होने वाली है, सेटल होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेड पेबल्स, कि जो क्रेडिटर्स को आपने माल उधार ले रखा है उनसे, नॉर्मली बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है ना वो, तो वो विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी करंट। ठीक है, उसके बाद चलो ये भी नहीं है तो देन 12 मंथ टेस्ट भी होता है एक बच्चों, 12 मंथ टेस्ट। ठीक है, 12 महीने के लिए। इज द लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट? मान लो आपने बैलेंस शीट बनाने लगे हो आज। ठीक है बच्चों, इशू कब आता है? जब बैलेंस शीट बनानी है वहां भी शो करना पड़ता है ना कि करंट करें कि नॉन करंट करें। तो आप ये देखो कि विद इन 12 मंथ्स में क्या वो क्लियर होने वाली लाइबिलिटी है?
क्या वो सेटल होने वाली है, ठीक है, रिपोर्टिंग के। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बैंक लोन लिया 1 अक्टूबर को, रीपेमेंट इसका कर देना है 30 जून को बच्चों, 9 मंथ्स है ना। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 2024 को, तो बच्चों विद इन 12 मंथ्स में तो आ गया ना, फॉल कर गया ना। आपने बैलेंस शीट डेट से ही कंटिन्यू करना है, उसको रेफरेंस मानना है, क्लियर है। तो आपकी ये करंट आ जाएगी अगर विद इन 12 मंथ्स आ जाए फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है। चलो, ये सेकंड कंडीशन था। इसके बाद एक थर्ड कंडीशन है जिसको ट्रेडिंग टेस्ट भी मैं बोल दूंगा। ये नाम मैंने रखा है ट्रेडिंग टेस्ट, बट ये कहना क्या चाहता है कि करंट लायबिलिटी वो होगा हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। बच्चों मान लो आपने 1 लाख डिबेंचर्स कंपनी ने खरीद लिए। अब डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म में आते हैं बिकॉज 4-5 साल के बाद रीपेमेंट करना है ना। तो भाई बट कंपनी ने वो डिबेंचर्स एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदे। कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है, कंपनी ने 15 दिन के बाद वो डिबेंचर्स बेच देने हैं, ठीक है। विद इन शॉर्ट मतलब कंपनी ने जो लाइबिलिटी आपको दिख रही है ना, उसका पर्पस था कि उसको ट्रेड करना है, आगे बेच देना है किसी को, ठीक है, रखने नहीं है अपने पास। तो उस केस में आपको बहुत बड़ी दिखने वाली लाइबिलिटी भी छोटी बन जाएगी, दैट इज करंट लाइबिलिटी। कंपनी के ऊपर तो बस उसने आगे के कुछ दिनों में बेच देना है, तो अब वो नॉन करंट कंपनी शो नहीं करेगी। अगर भाई साहब दिक्कत कब आता है, दिक्कत आता है आप लाइबिलिटी आपकी बन जाती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ जाती है और सेटलमेंट उसके बाद है, तभी इशू है ना कि बैलेंस शीट में ही तो शो करना है। तो अब आपको ये देखोगे कि जो आपको बहुत बड़ी दिखने वाली लाइबिलिटी है, क्या उसका पर्पस ट्रेडिंग तो नहीं है, कि कुछ टाइम में कंपनी बेचने वाली तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तो यस, तो ट्रेडिंग टेस्ट क्लियर हो गया, तो वो आपकी करंट में आ गई। एंड फोर्थ इज डेफरल का कॉन्सेप्ट। बच्चों होता क्या है, कभी कभार कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है बट कंपनी के पास राइट होता है उसको डेफर करने का एक्सटेंड करने का बियॉन्ड 12 मंथ्स। 12 मंथ्स से ज्यादा एक्सटेंड करने का कंपनी के पास राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लोन है बच्चों, लोन ड्यू था लेट्स सपोज 30 जून को, मान लो, ठीक है, ये ड्यू था। कंपनी को बैंक ने सपोज है राइट दे रखा था कि अगर आप चाहो तो इसको आप 2 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो, मान लो। तो ये लाइबिलिटी तो है ही है ना। तो क्या करंट है क्या, भाई कंपनी के पास राइट है ना, एक ऑप्शन आ गया ना, तो आप इसको करंट में शो करोगे क्योंकि कंपनी के पास राइट है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और बताता हूं आपको। द पोर्शन ऑफ 5 year लोन that is due for repayment in the next 11 months, the company has no right to defer। इस केस में कोई राइट नहीं है कंपनी के पास, ये करंट में आ जाएगी। अगर कंपनी के पास राइट होता है इसको डेफर करने का बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो ये नॉन करंट में आ जाती है, क्लियर है। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल और दूंगा, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको चीज की क्लैरिटी होगी। देखो सपोज कंपनी का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीनों का, ठीक है, 10 महीनों का ऑपरेटिंग साइकिल है, बिल्स पेबल है 11 मंथ्स, ठीक है। तो करंट है कि नॉन करंट है बच्चों, सिंपल फंडा याद रखना, विच एवर इज हायर उसको रेफरेंस मानना है। इस केस में हम अब इधर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, विच एवर इज हायर उसको रेफरेंस मानना है। अगर उससे कम है, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी, उससे ज्यादा है तो नॉन करंट, ठीक है। तो इस केस में बच्चों आपकी 12 मंथ्स वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो विद इन 12 मंथ्स, तो ये आपकी करंट में आ जाएगी, ठीक है। कंपनी का एक बैंक लोन है दैट इज ड्यू इन 15 मंथ्स, ठीक है। द कंपनी हैज द ऑप्शन टू रिन्यू फॉर द नेक्स्ट अनदर ईयर, तो ये करंट है कि नॉन करंट है बच्चों, ठीक है। अब 12 मंथ्स टेस्ट तो इसने कर दिया फेल, ठीक है, नो डाउट, बट कंपनी के पास राइट है इसको डेफर करने का राइट है ना, तो कंपनी इसको नॉन करंट में शो कर देगी।
भाई ठीक है, राइट है तो वो एक्सेस कर भी सकती है, तो हम उसको करंट में शो क्यों करें, कंपनी उसको नॉन करंट में शो करेगी। अगर कंपनी के पास डेफर करने का भी कोई राइट ना होता बच्चों, तो फिर दिक्कत थी, डेफर कर फिर तो करंट में ही आना था उसको, ठीक है। तो 4 टेस्ट आपको क्लियर हो गए लाइबिलिटीज के। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स रूल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड नो राइट टू डेफर। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इसमें से बच्चों, तो आपकी जो लाइबिलिटी है ये करंट है, ठीक है। ये देखो वीडियो नॉन करंट पे आएगा, बट आपको करंट पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि नॉन करंट क्या है कि जो करंट नहीं है, ठीक है। एंड करंट लायबिलिटीज को जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 2 पॉइंट्स रहते हैं बच्चों, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। करंट लायबिलिटी जिसके अंदर फर्दर 4 सब हेड्स हैं, इनको मैं डिटेल में जब करंट लायबिलिटी का आएगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक्सेट्रा, इसमें भी 4 होते हैं, वो आगे आप देखते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। एक बार थोड़ा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। आपने ऑलरेडी नो डाउट पहले पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल फंडा है, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर को आपने रेफरेंस मानना है। सिंपल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल सपोज बच्चों 12 महीनों से कम है, तो रेफरेंस मानना है 12 महीनों को। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा है, लेट सपोज 15 महीनों का, तो रेफरेंस मानना है आपको 15 महीनों को। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल का तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कंपनी पैसा खर्च करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, गुड्स बनाती है, गुड्स बेचती है, पैसा फिर आता है कंपनी के पास। तो पैसा खर्च करने से लेकर पैसा मिलने तक के पीरियड को आप बोलते हो ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है ना? यही ऑपरेटिंग साइकिल है। तो इसमें देखो जितना भी टाइम लगे, अगर तो बाय डिफॉल्ट साइलेंट है क्वेश्चन तो 12 मंथ्स है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कैश था कंपनी के पास, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल कंपनी के पास आने में 4 महीने लग गए, फर्दर करते 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 ना टोटल 15 महीने लग गए बच्चों, फिर से पैसा आने में कंपनी के पास। तो ये 15 महीनों का बन गया ऑपरेटिंग साइकिल। तो जब आपको क्लासिफाई करना है कि लाइबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है, सिंपल बच्चों, बेंचमार्क क्या रहेगा, बेंचमार्क मतलब रेफरेंस क्या रहेगा, आपने ये देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 मंथ से कम है कि 12 मंथ से ज्यादा है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा आ जाता है बच्चों, ठीक है, सपोज 15 महीनों का या 18 महीनों का आ जाता है, तो बेंचमार्क आपका ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगा, रेफरेंस ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल से कम करंट, ज्यादा नॉन करंट, ठीक है। बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम आ जाता है, तो बेंचमार्क दैट इज रेफरेंस पॉइंट आपने 12 मंथ्स लेना है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। विच एवर इज हायर उसको आपने रेफरेंस ले लेना है बच्चों। क्लियर है? इधर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, विच एवर इज हायर उसको रेफरेंस लेना है, ठीक है। और जिस केस में आपको ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई ना हो पाए, ठीक है, यह क्वेश्चन साइलेंट हो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है। क्लियर? तो ये सिंपल 4 कंडीशंस आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं बच्चों, ठीक है ना, कि सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल, सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, करंट के लिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर। इन 4 कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो करंट बन जाती है, अदरवाइज वो नॉन करंट है, ठीक है। तो एक बार सिनेरियो ये भी देख लेते हैं कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीनों में कौन सा बड़ा है। ऑपरेटिंग साइकिल 7 महीनों का है, तो रेफरेंस किसको मानना है, 12 महीनों को, ठीक है। तो अगर 12 महीनों से कम है तो करंट में आ जाएगी, अगर 12 महीनों से ज्यादा है तो नॉन करंट में आ जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो ये केस, ये वाला केस है ना, जो ये केस है बच्चों, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज्यादा है, 12 महीनों से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल को बेस मानना है ना आपको, फिर 15 महीनों को बेस मानना है। तो अगर 15 महीनों से पहले पेमेंट है तो करंट, बाद में है तो नॉन करंट। इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल 7 महीनों का था, तो आप आपने बेस किसको मानना है,
12 महीनों को, विच एवर इज हायर। तो 12 महीनों से पहले है तो लाइबिलिटी करंट, ज्यादा है तो नॉन करंट। क्लियर है ना बच्चों? तो ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैंने आपके लिए बता दिया। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने, ठीक है, और सॉरी 10 महीने का है, तो रेफरेंस क्या आएगा? 12 मंथ्स। बेंचमार्क आएगा 12 मंथ्स। तो लाइबिलिटी अगर 12 महीनों से पहले है तो करंट, ज्यादा है तो नॉन करंट, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीनों का, लाइबिलिटी और बेंचमार्क क्या रहेगा? 12 महीने। तो 12 महीने के कंपैरिजन में देख लो, ऑपरेटिंग साइकिल है 18, तो विच एवर इज हायर। अब 18 को आपने रेफरेंस मानना है, 18 से कम करंट, 18 से ज्यादा नॉन करंट। यहां पे भी 18 मंथ्स है, तो बेंचमार्क रहेगा 18 मंथ्स, 18 से कम करंट, ज्यादा तो नॉन करंट। क्लियर है ना बच्चों? तो ये चीज थी। एंड सेकंड आपको जो कंडीशन थर्ड भी आपको मैंने समझाई दी, पर्पस फॉर द ट्रेडिंग, कि अगर आपने बहुत बड़ी लाइबिलिटी ली, ठीक है, बट आपने वो ट्रेड करने के लिए ली, तो वो जो ट्रेडिंग वाला पोर्शन है ना, वो करंट में फॉल करेगा। क्लियर है? देन फोर्थ था नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट। कंपनी को 12 महीनों से ज्यादा इसको डेफर करने का कंपनी के पास राइट नहीं है सपोज, तो आप उस लाइबिलिटी को करंट ही मानोगे। अगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसको डेफर कर सकती है, फिर आप उसको नॉन करंट मान सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लो चार्ट इस चीज का क्या है बच्चों? करंट लाइबिलिटी के लिए आप ये कंडीशन देख लो कि ट्रेडिंग का है, यस है तो करंट है, नो है तो आगे वाला कंडीशन देख लो। कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो करंट लाइबिलिटी, कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है बच्चों? तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि नॉन करंट के लिए कंडीशन क्या रहेगी। आपने विच एवर इज हायर, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, उसको बेस मानना है। अगर उससे पहले की पेमेंट है तो करंट में, उससे बाद की पेमेंट है तो नॉन करंट में। क्लियर है? तो जो भी लाइबिलिटीज करंट नहीं है वो नॉन करंट बन जाएंगी। तो नॉन करंट में बच्चों कौन कौन सी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं? अब नॉन करंट की बात करते हैं, उसमें 4 टाइप्स आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अब आपको ये पता लग गया ना कि लाइबिलिटी कौन सी नॉन करंट होगी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग एंड छोटे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि हमने करंट है कि नॉन करंट है। तो इसमें फर्दर नॉन करंट में ये 4 पिलर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखते हैं। कंपनी ने उधार ले रखा है, उधार ले रखा है बड़े लंबे टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए सर? या तो 12 महीनों से ज्यादा के लिए, या विच एवर इज हायर, इधर 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो बेंचमार्क से ज्यादा के लिए कंपनी ने उधार ले रखा है। डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स। बच्चों ये चीजें आप याद कर लेना, ठीक है, कि कौन कौन से तरह से कंपनी ले सकती है, बिकॉज एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो ले रखा है तो वो आपकी एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उधार। बोरोइंग्स मतलब उधार ले रखा है, ठीक है। बट आपको याद होगा कभी कभार कंपनी डिबेंचर्स इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी भी करती है, ठीक है। तो उस केस में तो बच्चों उधार नहीं लिया ना, बिकॉज अभी डिबेंचर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करोगे फिर उसमें? डिस्क्लोजर हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि नो, कभी कभार जर्नल एंट्री पास नहीं भी करते, कभी कर भी देते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो सिंपल, जो आपने कंपनी ने डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी नो डाउट किसी लोन के अगेंस्ट ही दिए होंगे, वो लोन सपोज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ रहा है। क्लियर है? तो वहां पे आप सिंपल डिस्क्लोजर कर दोगे, वहां पे डिवेंचर्स का सिंपल डिस्क्लोजर करोगे, ना कि इनको सेपरेटली मेंशन करोगे। क्लियर है? तो अगर आप जर्नल एंट्री पास कर देते हो तो आपको पता ही है, एसेट साइड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, लाइबिलिटी साइड 9% डिबेंचर अकाउंट, बट प्रेजेंटेशन में इनका इंपैक्ट कैंसल आउट हो जाता है। ये बच्चों हमने डिबेंचर्स में कर लिया था, ठीक है ना। कहने का मतलब, जब डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो शो करने हैं वहां पे, तब आप इस तरीके से नोट टू अकाउंट्स में प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है ना? अच्छा, जब डिबेंचर सपोज कंपनी ने ले रखे हैं, 5 ईयर का बिग है, 5 ईयर टर्म लोन है, या 5 ईयर का टर्म लोन है फॉर एग्जाम्पल। अब जितना पोर्शन बैलेंस शीट बनने के नेक्स्ट 12 महीनों में कवर अप होगा, तो वो पोर्शन बच्चों आप करंट में शो कर दोगे, बाकी का नॉन करंट में। लेट्स सपोज 5 करोड़ का टर्म लोन था, ठीक है, 1 करोड़ ड्यू है नेक्स्ट ईयर, तो ये 1 करोड़ बच्चों करंट में चला जाएगा, एंड बाकी का नॉन करंट में रहेगा। क्लियर है? नॉन करंट में भी कहां पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। और ये 1 करोड़
ये कहाँ पे जाएगा? करंट में। करंट में भी कहाँ पे? करंट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, जो कि हमने करा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पिलर है आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स का बच्चों बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कंपनी की मान लो टैक्स लाइबिलिटी है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ है, अकाउंटिंग के हिसाब से आपने देखा 1 करोड़ बनी, बट कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ा 70 लाख। कोई चक्कर नहीं है बच्चों, सिंपल है ना, कि मान लो आपके पास एक बिल आया, एक बिल आया 1 करोड़ का, आपने 70 लाख पे करा, तो 30 लाख की लाइबिलिटी खड़ी रहेगी ना आप पे, वो पेबल में खड़ी कर देते हैं ना हम, नॉर्मल है, बेसिक्स है, वही है बच्चों। तो अब कंपनी ने एक्चुअल में टैक्स कम पे करा, बट टैक्स बनता था ज्यादा। कम पे करा बच्चों, उसके बड़े सारे रीजंस हैं, वो बियॉन्ड स्कोप है, ठीक है, बट टैक्स बनता था ज्यादा। अब वो जो कम पे करा ना, जो पोर्शन रह गया, वो एज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। वो बच्चों नेक्स्ट ईयर में वो कंज्यूम हो जाता है। आज कंपनी कम पे कर रही है ना, तो कल को ये जो पोर्शन कम रह गया ना, ये कल को पे करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, क्योंकि कल को टैक्सेबल कम हो जाएगा, बट आपकी बुक्स में अकाउंटिंग पर्पज से टैक्स रहेगा, तो आप पे करते रहोगे। क्लियर है? तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टैक्स आपका बना हुआ है अकाउंटिंग पर्पज से ज्यादा, मान लो 1 करोड़, पर भाई साहब आपने पे नहीं करा, बिकॉज आपसे इनकम टैक्स वालों ने ही नहीं मांगा। तो जितना पैसा अब आपने कम बैलेंस रह गया, वो नेचुरल है, वो लाइबिलिटी रहेगा, है ना। ये आप समझ के चलो कि जैसे कोई बिल आता है आपके पास बिजली का बिल आया 10 लाख रुपया, आपने पे कर दिया 8 लाख रुपया, तो 2 लाख पेएबल में खड़ा रहेगा ना, इन दी सेम में वही चीज है। क्लियर है बच्चों? देन फर्दर थर्ड पिलर कौन सा आ जाता है? अदर लॉन्ग लाइबिलिटीज का। जो भी लाइबिलिटी आपकी फर्स्ट 2 कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, ठीक है, मींस ना वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ना वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, वो बच्चों इधर डाल दो। इसका कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, ठीक है, आप इधर डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल है, आपने सेटलमेंट कर रखा है कि आपने 12 महीनों के बाद करने हैं। नॉर्मली ट्रेड पेबल करंट में आते हैं, बट अगर आपने अपने सप्लायर से ही कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, फिर वो इसमें आ जाएगा बच्चों, फिर वो बड़ा हो गया ना। मतलब अदर में कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, ठीक है। अब सपोज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, आपने रिडीम करने डिबेंचर्स बट प्रीमियम पर, तो नॉन करंट है ही है, तो अब कोई पर्टिकुलर हेड तो नहीं है, तो अदर में डाल दो, ठीक है। तो ये अगर 12 महीनों से ज्यादा आप इसमें डाल सकते हो। अब ट्रेड पेबल के केस में बच्चों नॉर्मली तो ये करंट में आता है, बट अगर आप एग्रीमेंट ही कर लिया आपने, आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि आपने पेमेंट भाई बाद में करनी है, 12 महीनों के बाद में करनी है, ठीक है ना, या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, उससे बाद में करनी है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक तरह से बन गई। लॉन्ग टर्म बन गई ना, कहने का मतलब ये नॉन करंट बन गई एक तरह से। नॉन करंट के अंदर फर्दर अब आप ना तो ये बोरोइंग्स है, ना तो ये डेफर्ड टैक्स है, तो आप इसको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डाल सकते हो। क्लियर है? देन बच्चों अब फोर्थ पिलर देखते हैं, वो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई बड़े प्रोविजंस आपने बना रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई एस्ट प्रोविजन क्या होता है बच्चों, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, एक एस्टिमेटेड लॉस है। आपने आज की डेट में कुछ एस्टिमेट कर लिया कि आपको लॉस होगा फ्यूचर में, बट आपको आज वो बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये करने के लिए बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर वारंटी आ जाता है, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं है ये अभी, लाइबिलिटी अलग चीज है बच्चों, ठीक है। लाइबिलिटी में प्रॉपर सर्टेनिटी है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का लोन है, फिक्स है। प्रोविजन में हमें लगता है कि हमें ये नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान आज की डेट में हम बुक कर लेते हैं बच्चों, सिंपल है ना। तो इस केस में सिंपल रूल है कि अगर आपको लगता है कि जो नुकसान आपको हो सकता है उसका पीरियड 12 महीनों या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको पता है कि इंप्लॉयज को बेनिफिट देना है क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रेचुटी मिलना है, उनको अर्न लीव का कुछ भी है, मतलब टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी है, तो आप आज की डेट में प्रोविजन क्रिएट कर दो। इसमें नॉर्मली यही दो आते हैं, ठीक है। तो यह आपको पता है कि कोई इक्विपमेंट है उसकी वारंटी के क्लेम्स आ सकते हैं बच्चों, तो वो आप मेंशन कर दो इसमें, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म में आएंगे। क्लियर? लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता होना चाहिए, वही आपका रूल लगेगा 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर।
क्लियर है? तो इसको अब सबको हम असेंबल करते हैं, जितना अब हमने पढ़ लिया कि नॉन करंट के अंदर फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं बच्चों, ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को आपने जो बड़े लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जो टैक्स कम पे करा है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसमें कोई पर्टिकुलर हेड नहीं है, ठीक है? बट नोट टू अकाउंट्स में फिर आप क्लियरली शो करोगे, बिकॉज़ बैलेंस शीट में तो बच्चों सिंपल बैलेंस आएगा, है ना? वो तो बैलेंस शो करना, बट नोट टू अकाउंट्स में आप डिटेल दोगे। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जिसमें कि वारंटी का आ जाता है और एम्प्लॉय रिलेटेड आ जाता है, बट हमें ये पता है कि फ्यूचर में ये लॉस होगा, तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको आज प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, यहीं पे ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।